इस वक्ता मंथन के कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्रीमान शंकरानंद जी, समस्त पालक अधिकारीगण और जिन्होंने अपने जिम्मे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भार ले लिया है, स्वेच्छा से ले लिया है। शिक्षकों को सेंसिटाइज करने का काम, उनके अंदर संवेदना जागृत करने का काम संभाल लिया है। या मैं अगर कहूं तो परमात्मा ने जिनको यह सुअवसर प्रदान किया है, ऐसे अपने अपने क्षेत्र के स्वनाम धन्य प्रख्यात वक्तागण बंधु भगिनी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। मित्रों, यह परमात्मा के द्वारा दिया गया सुयोग है। हमारे जीवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जैसा आदरणीय पंकज जी ने कहा, 185 साल बाद यह अवसर आया है और 185 वर्ष का जो समय है उसमें कई पीढ़ियां अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा लिए हुए, परिवर्तन की चाह मन में रखे हुए दुनिया से चली जाती हैं, चली गईं। हमसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जाने कितने लोग यह आस लिए संसार से चले गए कि शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए। न उनके पास सपनों की कमी थी, न उनके पास ज्ञान का अभाव था, न उनके पास क्षमता की कमी थी। अवसर प्राप्त नहीं हुआ अपने मन के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए कोई प्रणाली खड़ी कर सके। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जिन्होंने अपनी आंखों से न केवल इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आते देखा है, बल्कि दूसरों को इसे क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करने का अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है। यह प्राप्त हुआ है हमारे उस पुण्य कर्म के कारण जिसने हमें मानव बनाया। मानव बनाने के बाद भारत भूमि में जन्म दिया, उस भारत भूमि में जन्म देने के बाद शिक्षा से जोड़ा और अंततः भारतीय शिक्षण मंडल के साथ जोड़ने का सुअवसर प्रदान किया, जिसके कारण यह सुयोग हमें प्राप्त हुआ है कि इस ज्ञान यज्ञ में न केवल स्वयं की भूमिका का निर्वाह करें, बल्कि अन्य शिक्षकों को भी इसके लिए अभिप्रेरित कर सकें। तो हम पहले तो अपने आप को आनंदित अनुभव करें, गौरवान्वित अनुभव करें, प्रफुल्लित अनुभव करें, प्रसन्न अनुभव करें कि यह सुयोग ईश्वर ने हमें दिया है। और जब हमें दिया है तो हमारी तैयारी अत्यंत प्रभावी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जब हम 1000, 2000, 500, 600, 700 शिक्षकों के बीच जाकर अपनी बात कहें, हमारी अंतः प्रेरणा से उनके अंतर मन के तार भी झंकृत कर सकें। होठों से निकली बात दूसरे के होठों तक जाती है, परंतु हृदय से निकली हुई बात दूसरे के हृदय तक पहुंचती है। तो पहले उस भाव को अपने अंदर अनुभव करें, तभी दूसरों के पास तक उसको संप्रेषित कर पाएंगे। यह जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हम आनंदित होते जाएंगे। कुछ लोगों का मैसेज दिखाई दे रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही है, तो अपना कनेक्शन चेक करिए, यहां से सारी चीजें एकदम ठीक हैं। कठिनाई हो तो बाहर निकल के फिर जोड़ सकते हैं, अपने कनेक्शन को ठीक कर सकते हैं। अनिवार्यतः अपने आप को म्यूट रखेंगे तो हम निश्चित रूप से इसका ज्यादा लाभ ले पाएंगे। ये कोई प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है,
पंकज जी ने बहुत स्पष्ट आपके सामने कहा, सुनील जी ने भी कहा, आप सब अपने अपने क्षेत्र के अत्यंत प्रतिष्ठित प्रख्यात विद्वान भी हैं और परमात्मा ने आपको वक्ता के रूप में भी क्षमताएं प्रदान की हैं। इसलिए कोई और आपको कुछ यहां से समझाएगा, आप सीखेंगे ऐसा नहीं है। पूरे देश भर के कार्यक्रम में एक रूपता आए, हमारा विचार संगठन के नाते एक ही प्रकार से जाए, व्यक्तिशः उसमें निश्चित रूप से अंतर होंगे ही, होने भी चाहिए। कोई से दो वक्ता एक ही ढंग से बात नहीं कह सकते, लेकिन केंद्रीय भाव हम सबका एक हो, जिससे एक निश्चित दिशा में हम चीजों को ले जा सकें। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम, इसको नाम दिया गया वक्ता मंथन। हम अपने अंदर के उस वक्ता को मथने का काम करेंगे, जो आगामी समय में महीने भर, 1.5 महीने के अंतराल में हमारे अंदर से निकलकर दूसरों तक पहुंचने का काम करेगा। यह मंथन हमारे अंदर चलेगा और उस मंथन से विभिन्न रत्न निकलते हैं, अंततः अमृत की प्राप्ति होती है, जिससे इस राष्ट्र को संजीवनी प्राप्त होगी। यह जो मंथन की प्रक्रिया है, यहां से आरंभ होके इस राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति के अंतर्मन तक जाने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसके सूत्रधार बनने वाले आप लोगों के अंदर का मंथन होगा। हम क्या सोचते हैं, ये विषय कैसे जाना चाहिए, तो हमको अवसर मिला है। बहुत लोग काम कर रहे हैं। पहली बात हमारे मस्तिष्क में बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, इसको लाने के लिए बहुत लोगों का तप लगा है। दूसरी बात ये स्पष्ट होनी चाहिए, हमारे जैसे अनेक संगठन के अनेक कार्यकर्ता इसको क्रियान्वित करने के लिए काम करते हैं। हमारे अखिल भारतीय अधिकारियों के कठोर परिश्रम के कारण, उनकी दूरदर्शिता के कारण हमको यह सुअवसर मिला है, नीति आयोग के साथ मिलकर हम देश के 739 जिलों में और सारे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बीच 4 बिंदुओं पर अपनी बात कह सकें। भारतीय शिक्षण मंडल ने नीति आयोग को बताया, नीति आयोग ने सीएसओ की सूची में भारतीय शिक्षण मंडल को शामिल किया, शिक्षा के समूह में। उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन शामिल हैं। भारतीय शिक्षण मंडल ने अपने लिए जो काम चुना, अपनी उनके बीच बात रखी, उसमें बहुत स्पष्ट कहा, जब तक शिक्षक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंदर से स्वीकार नहीं करेगा, यह नहीं मानेगा कि यह मेरी है, तब तक दुनिया की कोई नीति किसी भी सरकार के द्वारा कितने भी प्रयत्न करने पर पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं कराई जा सकती। शिक्षकों का मानस बनाना बहुत आवश्यक है और ये काम हम अपने जिम्मे लेते हैं, क्योंकि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संगठन, शिक्षा के लिए काम करने वाले संगठन। नीति आयोग ने इसे स्वीकार किया और भारतीय शिक्षण मंडल ने 4 बिंदु इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों की भूमिका, इसमें 4 चीजें होंगी। ओरिएंटेशन यानी शिक्षकों का उन्मुखीकरण, अवेयरनेस यानी प्रेरणा, चैलेंजेज यानी चुनौतियां, और रेस्पॉन्स यानी प्रत्युत्तर। उन्मुख करना शिक्षक को इसे ओन करने के लिए, उसको अभिप्रेरित करना, क्या चुनौतियां हैं ये समझना और उनके समाधान क्या हैं, उसके रेस्पॉन्स के लिए, उसके प्रत्युत्तर के लिए वातावरण तैयार। ये 4 चीजें देश भर में हम वेबिनार के माध्यम से करेंगे। एसओपी हम सबके पास आएगी। 2-2.5 घंटे का यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, वेबिनार के रूप में, जहां संभव हो सके वहां प्रत्यक्ष संगोष्ठी के रूप में। प्रत्यक्ष में कम होंगे, वेबिनार के रूप में ज्यादा होंगे।
समय की भी आवश्यकता है, अधिक लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, अधिकाधिक शिक्षकों का फीडबैक, उनका प्रतिभाव सरकार तक पहुंचे, उसके लिए एक ड्राफ्ट तैयार करके एक प्रपत्र तैयार करेगा भारतीय शिक्षण मंडल सरकार को देने के लिए, नीति आयोग को देने के लिए। सारी बातें बहुत व्यवस्थित ढंग से हो गई हैं, उनका पत्र वगैरह सब प्राप्त हो गया है, लोगों के प्रयोग की स्वीकृति मिल गई है, सारे काम के लिए अनुकूलताएं हैं, पूरा देश आपकी ओर देख रहा है। इतना अच्छा ड्राफ्ट बन के आया है, वक्ता के रूप में हमको 25 मिनट मिलने वाले। हमारे दिमाग में ये बात स्पष्ट रहे एकदम। 3 वक्ता होंगे पूरे कार्यक्रम में, 1 घंटे का इस प्रकार का व्याख्यान का कार्यक्रम होगा, उसके बाद उनका परस्पर सामूहिक चर्चा का कार्यक्रम होगा, उसके बाद समापन होगा। 3 लोग रहेंगे उद्घाटन सत्र में, विश्वविद्यालय वाले में वहां के कुलपति रहेंगे या शिक्षा से संबंधित वहां जो भी अधिकारी रहें। कीनोट स्पीकर के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय शिक्षण मंडल का कोई न कोई अधिकारी, जिसमें आप लोगों की भूमिका है। हम इसी दूसरे वक्ता के रूप में वहां होंगे, मुख्य वक्ता के रूप में, और तीसरे जो कोई मुख्य अतिथि होंगे वो रहने वाले। सर्वाधिक समय आपको मिलेगा, पर यह सर्वाधिक समय 25 मिनट का है, ये बात अपने मस्तिष्क में स्पष्ट कर लें। 25 मिनट के अंदर आपको वह जादूगरी दिखानी है, वह क्षमता दिखानी है, वह प्रतिभा दिखानी है कि वे 1000 लोग जो आपकी बात सुन रहे हैं वो रिसोर्स पर्सन बन जाएं पूरे देश को इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित कराने के लिए। ये 25 मिनट आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण 25 मिनट हैं। इस 25 मिनट के व्याख्यान के लिए आपकी 25 घंटे की तैयारी लगेगी। 25 घंटे मंथन कीजिए। मैंने कहीं पढ़ रहा था अमेरिका के एक राष्ट्रपति के बारे में, अच्छे वक्ता थे, घंटों बोल सकते थे, बहुत पढ़ के जाते थे। एक दिन उनका केवल 10 मिनट का व्याख्यान था। सेक्रेटरी को लगा कि आज जल्दी छुट्टी हो जाएगी, आज तो अगले दिन केवल 10 मिनट बोलना है। जब 10 मिनट बोलना था तो वो सेक्रेटरी इंतजार कर रहे थे, घंटे 2 घंटे पढ़ के छुट्टी मिलेगी, पर नहीं मिली। 7-8 घंटे जब उनको पढ़ते हो गए तो नहीं रहा गया, सेक्रेटरी ने कह ही दिया, श्रीमान कल तो केवल 10 मिनट का व्याख्यान है। उन्होंने हंसते हुए कहा, इसीलिए तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जो बात 1 घंटे के व्याख्यान में कहनी होती थी उसके लिए कम पढ़ना पड़ता है, पर वो सारी बात 10 मिनट के व्याख्यान में आ जाए इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। 25 मिनट के व्याख्यान में आपको सारे पक्ष रखने, व्यवस्थित रखने, प्रभावी रखने, इसके लिए बहुत तैयारी। आज के वक्ता मंथन में केवल हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, इन 25 मिनट की हमारी तैयारी क्या हो। हमको अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा प्रत्येक, अभी उसकी शुरुआत करेंगे। केवल हम सब ने पढ़ी होगी एनईपी, ऐसा पक्का विश्वास है मेरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये ड्राफ्ट हम सबका पढ़ा हुआ होगा ही। नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी भी पूरा समय है हमारे पास, बिना पढ़े जाएंगे तो गड़बड़ होगी, इसीलिए पढ़ना आवश्यक है। कम से कम इतना ध्यान रहे, हमारा 5 हिंदी वाला जो ड्राफ्ट है 108 पेज का, अंग्रेजी में 66 पेज का ड्राफ्ट है, ये इंग्लिश का ड्राफ्ट है, इसमें 66 पेज है, हिंदी वाले में 108 है। हम दोनों में से किसी को भी पढ़ सकते हैं। इस ड्राफ्ट के अंदर 4 भाग हैं। पहले भाग में परिचय है, अत्यंत छोटा है, 5 पेज का है। परिचय अवश्य पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और परिचय में आप 5वें पेज पर जाकर दूसरा पैराग्राफ जरूर पढ़िए, तब आपको ध्यान में आएगा इस शिक्षा नीति में सरकार को क्या कहा जा रहा है या समाज के लिए क्या संदेश है। शिक्षक कितना महत्वपूर्ण है आप पढ़ लीजिए, आपके अंदर का भाव समझ में आ जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य ही शिक्षक होने चाहिए। शिक्षा की नई नीति को निश्चित तौर पर हर स्तर पर शिक्षकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में पुनः स्थान देने में सहायता करनी होगी, क्योंकि शिक्षक ही नागरिकों की, हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देते हैं।
इस नीति द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, आपके अंदर उतरेगा, और जिनके बीच आप जा रहे हैं वो सारे शिक्षक हैं। इसलिए शिक्षक की गरिमा को स्थापित करने का भाव इस नीति में कितनी गहराई से है, ये लोगों को बताने की आवश्यकता है। ऐसे ही करेगी क्या? तो शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य पेज नंबर 6 पर पढ़िए, इस नीति के आधार सिद्धांत। शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है। मैन मेकिंग एजुकेशन, जिसकी चर्चा हम बार बार करते रहे हैं, ये भारत की मूल चीज थी, तो वापस इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमें मिलने वाली है। कैसे अच्छे इंसान? जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और आधार। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित समावेशी बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। ये परिचय, ये पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि सबको आप ये ध्यान दिला सकें कितना महत्वपूर्ण कार्य है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन। संक्षेप में बात करनी है, सूत्र देने हैं, पर उस सूत्र के माध्यम से उसके अंदर वो आग लगानी है, वो प्रेरणा जगानी है, वो बीज डालना है। उसके जीवन का इससे महत्वपूर्ण कोई काम नहीं हो सकता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन से अधिक। वो अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, परिचय वाला ये खंड पढ़ना चाहिए। परिचय के बाद स्कूली शिक्षा की बात इसमें की गई है, अध्याय 1 से लेकर 8 तक। एकदम आपके ध्यान में सारी चीजें रहनी चाहिए। उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात की गई है अध्याय 9 से लेकर अध्याय 19 तक। उसके बाद तीसरे भाग में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं 20 से लेकर 24 तक, और चौथे भाग में क्रियान्वयन की रणनीति है अध्याय 25, 26, 27। हमारे दिमाग में ये विभाजन एकदम क्लियर रहना चाहिए। परिचय, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, अन्य विचारणीय केंद्रीय मुद्दे और क्रियान्वयन की रणनीति। 4 भागों में व्यक्त यह शिक्षा नीति किस प्रकार से इस राष्ट्र का कायाकल्प करेगी, इस ड्राफ्ट को पढ़ के हमने अपने मानस में इस बात को ठीक से बैठा लिया है। ऐसे ही लोगों को तैयार करने का हमारा काम है। तो हम उसमें क्या करेंगे? इस 25 मिनट के अपने कालखंड को हम 5 भागों में विभाजित कर लें। हमको 25 मिनट का समय मिला है, एक एक क्षण का उपयोग करें। पहला बिंदु जो हमें लेना चाहिए वो लेना चाहिए भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय, पर 1-2 वाक्य से अधिक नहीं। अब आप कितनी मेहनत कर सकते हैं 1-2 वाक्य में भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय? 1 मिनट से ज्यादा समय भारतीय शिक्षण मंडल के परिचय के लिए आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप वहां भारतीय शिक्षण मंडल का परिचय सत्र नहीं ले रहे हैं। आप वहां ले रहे हैं इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या है, चुनौतियां क्या हैं, प्रत्युत्तर क्या हैं। आपका मूल काम है आपको सुनने वाले जो शिक्षक हैं, जो प्राचार्य हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, उनके अंदर इस शिक्षा नीति का पैरोकार बनने का भाव जगाने का काम चल रहा है। 1-2 पैराग्राफ में, 1-2 वाक्य में 1 मिनट अधिकतम अपनी प्रैक्टिस करें किस प्रकार भारतीय शिक्षण मंडल के परिचय से हम विषय प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद ये चिंतन आप लगातार कीजिए। हमने जो इतने समय से भारतीय शिक्षण मंडल का काम किया है उसमें हम कौन से बिंदु ऐसे हैं, अपनी कलम से बार बार 3-4 बार लिखिए। 1 मिनट में उसमें से कितना बोला जा सकता है, समय सीमा में अपने को बांधिए
एक मिनट में भारतीय शिक्षण मंडल के परिचय को हम पूरा कैसे करा सकते हैं, अपनी इस क्षमता को सामने लाइए। उसके बाद आप दूसरा बिंदु पर आइए। शिक्षा नीति के निर्माण में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किए गए प्रयास। क्या भूमिका रही है शिक्षण मंडल की? 1969 से भारतीय शिक्षण मंडल काम कर रहा है शिक्षण में भारतीयता यानी आत्मीयता के प्रवेश के लिए। कितनी दूरदृष्टि रही है हमारे अधिकारियों की, वो सारी बातें हमने पढ़ी हैं, आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारा जो इतिहास है भारतीय शिक्षण मंडल का, संगठन गढ़े चलो में भारतीय शिक्षण मंडल के इतिहास को आप एक बार पढ़िए और 5 मिनट के अंदर उसमें से संक्षेप करते हुए शिक्षा नीति के निर्माण में भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा किए गए प्रयास, भारतीय शिक्षण रूपरेखा कैसे भारतीय शिक्षण मंडल ने प्रस्तावित की। 4 लाख फीडबैक प्रतिभाव हमको प्राप्त हुए। कितनी संगोष्ठियां भारतीय शिक्षण मंडल ने की, और सुब्रमण्यम समिति हो चाहे कस्तूरी रंगन समिति हो, उसके सामने जाकर इस देश की जनता के शिक्षा नीति निर्माण के भाव को किस प्रकार प्रभावी ढंग से रखने में भारतीय शिक्षण मंडल ने भूमिका निभाई है, इसका उल्लेख आप 2, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है, करना ही चाहिए आपको। उसके बाद आप तीसरे बिंदु के रूप में लीजिए, जो हुआ है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, ड्राफ्ट आपने पढ़ा तो दोनों चीजों को जोड़िए। भारतीय शिक्षण मंडल ने क्या अपेक्षा रखी थी, इस राष्ट्र की जनता, राष्ट्र का आम नागरिक, प्रबुद्ध जन राष्ट्रीय शिक्षा नीति से क्या अपेक्षा रखता था, उन प्रयत्नों का सुफल क्या हुआ है। कुछ बिंदु आपको दिए जाएंगे, इन बिंदुओं में से आप अपनी रुचि के अनुसार 2-3 बिंदु इलेबोरेट कीजिए, विस्तार दीजिए उनको। जैसे पहला सरल बिंदु आप बता सकते हैं, इस राष्ट्र के शिक्षा मंत्रालय को बदल के HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। नाम बदलने से पूरा भाव परिवर्तित हो जाता है, इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल सहित अन्य सभी प्रबुद्ध जनों की यह मांग थी कि इस विभाग का नाम बदल के फिर से शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय कर दिया जाए। शिक्षा के साथ संस्कृति भी जुड़ी होती है। मानव को संसाधन जब मान लिया जाता है तो वह केवल धन कमाने की मशीन बन सकता है, संस्कार संभव नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से विचार करके आप इसमें से प्रसन्नता पूर्वक बता सकते हैं, आधा काम तो हो गया। मंत्रालय का नाम बदल गया है, अब HRD MOE में परिवर्तित हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। संस्कृति अभी उसके साथ जुड़ना बाकी है, इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। दूसरा बिंदु आप बता सकते हैं, हम शिक्षा में लचीलापन चाहते थे, लचीलापन लाया गया है। एग्जिट और एंट्री इस लचीले ढंग से रखी गई है, कहीं से भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, फिर दोबारा से उसको कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। साल भर पढ़े हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 2 साल पढ़े हैं तो आप पहले सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर डिग्री, कैसे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो व्यवस्था की गई है लचीलेपन की, ये बहुत अद्भुत प्रयोग है, इसकी मांग हम बहुत दिनों से करते चले आ रहे थे। भारतीय भाषाओं में शिक्षा एक बिंदु है जिसको आप विस्तार दे सकते हैं। क्या महत्व होता है अपनी भाषा में बोलने का, विदेशी भाषा केवल रटने की भाषा हो जाती थी, इसे शामिल किया गया है भारतीय भाषाओं में शिक्षा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है जिसकी बहुत दिनों से मांग थी, NRF की। शिक्षक शिक्षा कैसा होना चाहिए, शिक्षक, वो शिक्षक की शिक्षा जो एकदम धरातल पर पहुंच गई थी,
उसको फिर से ठीक करने के लिए उसको महत्व दिया गया है। 4 वर्ष का बीएड पाठ्यक्रम करने की जो बात हुई है उसको ले सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षा आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ बार बार समझाया जाता था, मैकेनिकल इंजीनियर की कार खराब हो जाए तो वह अपनी कार ठीक कराने के लिए गैराज में उस मैकेनिक के पास ले जाता है जो 8वीं पास की नहीं। काम का अनुभव किसी और के पास है और डिप्लोमा, डिग्री, प्रमाण पत्र ज्ञान का किसी और के पास है। जिसके पास प्रमाण पत्र है उसके पास अनुभव नहीं है, जिसके पास अनुभव है उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है। इस विसंगति को दूर करने का काम इसमें किया गया है। शुरुआत से ही उसको अपने कार्य क्षेत्र का अनुभव लेना पड़ेगा। इसको आप विस्तार दे सकते हैं। स्वायत्तता की बात की गई है, पूर्ण स्वायत्तता, इसको आप ले सकते हैं। पेडागोजी की बात आप कर सकते हैं। बजट पे हमारी बहुत लंबे समय से मांग थी जीडीपी का, एक बड़ा भाग जीडीपी का 6%। आज आपने भारतीय शिक्षण मंडल की प्रेस विज्ञप्ति अगर देखी होगी तो बहुत सारी बातें उसमें से आपको समझ में आएंगी। क्या क्या किया गया है जिस पर हम आनंदित हो सकते हैं। आज की प्रेस विज्ञप्ति अवश्य ध्यान से पढ़िए। आइडिया ऑफ भारत इसमें शामिल किया गया है। भारत बोध की जो बात कही गई है वो अत्यंत प्रभावी है। सारे कक्षाओं में भारत बोध इसको शामिल किया जाएगा। कैसे इंडस्ट्री को भारत केंद्रित बनाने की बात इसमें की गई है। पारदर्शी गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन की बात की गई है। इनमें से कोई से 2-3 बिंदु कैसे ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति अत्यंत प्रभावी है, इस विषय को आप उठा सकते हैं बिना किसी कठिनाई के, अपने समय के अनुरूप। उसके बाद चौथे बिंदु के रूप में आप लीजिए, शिक्षक की भूमिका क्या है। क्रियान्वयन इस नीति का तभी संभव है जब शिक्षक इसे स्वीकारें। शिक्षक नहीं स्वीकार करेंगे तो दुनिया की कोई भी नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लागू नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षक की भूमिका क्या है, शिक्षक का महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा आप विस्तार दीजिए। शिक्षक की गरिमा भारत में क्यों थी, गुरु का क्या स्थान हुआ करता था, राजा और गुरु की स्थिति की हमारे यहाँ क्या स्थिति थी, अत्यंत संक्षेप में बताते हुए वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका, इसके परिचय वाला वह हिस्सा मैंने कहा था आप उसे पढ़िए। आप फिर उसको रेखांकित कर सकते हैं। शिक्षक क्या कर सकता है, इस शिक्षा नीति के परिचय में ही पृष्ठ क्रमांक 5 पर इस बात को बताया गया है। इसलिए उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति को हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने में सहायता करनी होगी। इसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा, स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएं भी स्थापित करनी होंगी। ये सारी चीजें जो शिक्षक से संबंधित हैं, बिंदु क्रमांक 4 में आप लीजिए। क्रियान्वयन तभी संभव जब शिक्षक इसे स्वीकारें। इसलिए हमारी भूमिका क्या, ये वहां बैठे जो आपको सुन रहे हैं उन सारे लोगों के अंदर भाव उतारने की आवश्यकता है। कब तक हम सरकार की ओर देखते रहेंगे, हमारी भूमिका कैसी है। और 5वें बिंदु के रूप में आप लीजिए, क्या चैलेंजेज हैं, चुनौतियां क्या है। आज इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विरोधी पक्ष भी इसको विरोध करना है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी है ना, ईर्ष्यालुओं को कमल में भी मल नजर आता है, भोले शिशु की मुस्कान में भी उन्हें छल नजर आता है। ऐसे लोग केवल इतनी बात कह रहे हैं कि ये इतनी आदर्शवादी बना दी गई है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या कठिनाइयां लगती हैं आपको। वो कठिनाइयां क्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, निश्चित रूप से है। इन चुनौतियां क्या हैं, शिक्षकों की मानसिकता अभी ऐसी नहीं है, सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक हो सकता है। ऐसी तमाम सारी चुनौतियां बहुत अधिक दिखाई देती हैं, पर वास्तव में इनमें से कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सके। तो 6वें बिंदु के रूप में आप
उस प्रत्युत्तर की बात कीजिए, रेस्पॉन्स की बात कीजिए। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से रेस्पॉन्स दे, शिक्षक का रेस्पॉन्स क्या हो, ये भाव उसके अंदर जगाने का काम। इसके लिए ये 4 बिंदु जिसकी बात करी ना, ओरिएंटेशन, अवेयरनेस, चैलेंजेज और रेस्पॉन्स, उसको लेते हुए आप 7वें नंबर पर आपकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप अन्य कोई भी विषय ले सकते हैं। समय आपके पास कितना बचा है इसे देखते हुए ध्यान रखिए, 20 मिनट आपको बोलते बोलते हो जाए, आप उसे समेटना शुरू कीजिए। अन्य कोई भी विषय जो लगता है छूट गया है, आप उसको समाहित कर सकते हैं। बचा के रखिए 2 मिनट। 23वें मिनट पर आपका ये अन्य विषय जो आपने लिया है, जो आपके मन में है, उसको भी आप समेट लीजिए। अंतिम 2 मिनट में जो काम आपको करना है, इसके लिए ये सारी योजना है, वह है अपने जैसे और लोग खड़े करने का काम, अर्थात भावपूर्ण प्रेरक आह्वान। जो आपको सुन रहे हैं, अपने अंतर मन से, अपने हृदय की गहराइयों से आप ये आह्वान कीजिए, मित्रों, जीवन में ये अवसर दोबारा हमको नहीं मिल सकता। ये अवसर अगर हम चूक गए, इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हो पाया, इसकी असफलता अर्थात भारत की असफलता, मानवता की असफलता, इसकी सफलता ही भारत की सफलता है। भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर सुस्थापित होने का जो इंतजार कर रही है, लंबे समय से संगठन ने जिसके लिए काम किया है, भारत माता को विश्व गुरु के पद पर आसीन देखने का, वह शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। और शिक्षा में भी ये अवसर आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चुनौतियां कितनी भी प्रभावी क्यों न हो, कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर शिक्षक चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। चाणक्य के पास कौन से संसाधन थे, जिसने मगध जैसे साम्राज्य के विरोध में भी खड़े होकर चंद्रगुप्त खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी? कहाँ संसाधन थे स्वामी विरजानंद जी के पास, तो दयानंद सरस्वती बना पाए। इन संसाधनों से रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद गढ़ दिए। शिक्षक जब चाहे तब किसी भी प्रकार की प्रतिभा गढ़ सकता है। सामूहिक रूप से यह करने का सुअवसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम सबके जीवन में आई है। चिंता करें, प्रयत्न पूर्वक इस अवसर का लाभ लें। इससे बेहतर कोई अवसर एक शिक्षक के नाते हम सबके जीवन में नहीं आ सकता। क्या करके हम इस शिक्षा नीति को क्रियान्वित करा सकते हैं, कैसे पुस्तक लिखने का काम कर सकते हैं, कैसे पाठ्यक्रम बनाने का काम कर सकते हैं, कैसे लोगों का मत परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं, शिक्षक इसे कैसे ओन करेगा। ये मेरी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, मैंने ही बनाई है, क्योंकि इससे अधिक वैज्ञानिक ढंग से मंथन किसी शिक्षा नीति के निर्माण के लिए नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में भी कभी नहीं हुआ जितनी विश्व के बहुत संख्या में देशों की जनसंख्या नहीं है, उतने से अधिक लोगों ने, 6 करोड़ से अधिक लोगों ने इसके क्रियान्वयन में प्रत्यक्ष भूमिका का निर्वाह किया है। ऐसे लोगों के डिस्कशन के साथ तैयार हुई है। आदर्शवाद जिसको लोग कह रहे हैं, वास्तव में तो वह भारत की ही व्यवस्था है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काम जो करना चाहिए हमको, इसलिए उन्होंने कहा ना, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। उसने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी,
तिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया। फिर से उसी प्रकार की समृद्ध वैश्विक विरासत भारत दे सकता है। यह किस पर निर्भर करेगा? तो ये हम पर नहीं, मुझ पर निर्भर करेगा। बहुत सारे काम अहम से वयम के लिए होते हैं, परंतु कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें वयम के स्थान पर अहम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मैं करूंगा, ये अहम की भूमिका, मेरी स्वयं की भूमिका क्या होगी? शिक्षक इसके लिए तैयार हो जाएगा। इस देश में 1 करोड़ से अधिक शिक्षक हैं। 1 करोड़ से अधिक शिक्षक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें तो बिना किसी कठिनाई के 33 करोड़ विद्यार्थी देवत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जो 33 करोड़ देवताओं की हमारी संकल्पना थी, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शिक्षक द्वारा स्वीकार करते ही एक शिक्षक केवल 33 विद्यार्थियों में देवत्व जागृत करने का काम करेगा तो 33 करोड़ देवी देवता खड़े हो जाएंगे और भारत माता फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगी। यह कल्पना साकार होगी। यह भूमिका वक्ता के नाते हमको निर्वाह करनी है। लोगों के अंतर मन को झंकृत करने का काम करना है। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपके विषय की प्रस्तुति जितनी अच्छी होगी, आप जितने अंदर से बोलेंगे, केवल वैखरी नहीं है तो मध्यमा, पश्चंती और परा की ओर जब आपकी वाणी जाती है तब दूसरे के अंदर उतरती है। केवल वैखरी का विषय नहीं है। मध्यमा से आगे बढ़िए, पश्चंती तक जाइए, परा तक पहुंचिए और बिना कुछ कहे भी बहुत सारी बातें केवल आपके अंतर मन की गहराइयों से सुनने वालों के अंदर उतरती हैं। यह अनुभूति करते हुए जब आप बोलते हैं तो आप पक्का मानिए वह समय बिल्कुल भी दूर नहीं जब हम अपने इस उद्देश्य में अतिशीघ्र सफल होंगे। यह अवसर हम सबके जीवन में आया है, आप सब इसका लाभ लेंगे ही। वक्ता मंथन का यही प्रयोजन है। मेरी भूमिका क्या है, मैं जो बोलने जा रहा हूं उससे कितना प्रभाव होने वाला है। क्या मैं ऐसा तो नहीं मान बैठा कि ये केवल औपचारिक कार्यक्रम है, केवल 20-25 मिनट में मुझे जो समझ में आया मैं बोल के आ गया, जैसा प्रभाव पड़ना है वैसा पड़ेगा ही, मुझे क्या करना है? तो फिर बहुत कठिन होगा उस उद्देश्य को प्राप्त करना जिसके लिए भारतीय शिक्षण मंडल काम करता है। मित्रों, आप सब उसके संवाहक हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं, आप जैसे निस्वार्थ भाव से माँ भारती की सेवा करने वाले पुत्र पुत्रियां जब काम करते हैं वह निश्चित रूप से फलदायक होता है। यही इस वक्ता मंथन का प्रयोजन है। हम सब मिलके चिंतन करेंगे। आप सब ने इतने धैर्य पूर्वक मेरे जैसे साधारण बालक को सुना, उसके लिए आप सब विद्वानों के चरणों में एक बार प्रणाम करता हूँ। भारत माता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते, धन्यवाद।